गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आपको मैंने जो पेपर भेजा था उसके लास्ट 2 टॉपिक है, उसमें से एक फोटोसिंथेसिस वाला है। उस फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस वाला प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ हम लाइट रिएक्शन और किसके बारे में, नॉन लाइट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। सबसे पहले अपने बेटा इतना ज़रूर याद रखना, जितने भी प्लांट है वो प्लांट कौन सी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको भी ज़रूरत होती है किनकी, भोजन की। जैसे अपने अंदर भोजन चाहिए, अपना भोजन किसके रूप में चेंज होता है, एटीपी के रूप में चेंज होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद में ये ग्लूकोजन के फॉर्मेशन के अंदर बदलता है। और इसी प्रकार एक प्लांट के अंदर भी ये सीक्वेंस चाहिए कि भोजन कैसे बनेगा, किसके द्वारा बनेगा, किस फॉर्मेट में चेंज होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोनों ही सारे क्वेश्चन जितने भी प्लांट फिजियोलॉजी के हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, जहां पर हम किसके बारे में, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, C3 चक्र, C4 चक्र और CAM यानी कि कैम चक्र के बारे में भी स्टडी करेंगे। उससे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसके बारे में ध्यान दो। प्रकाश संश्लेषण का मतलब हो गया कि पादप जो प्लांट है या पादपों के द्वारा सौर ऊर्जा को, किसको, सौर ऊर्जा को किसमें बदलना, रासायनिक ऊर्जा में बदलना। किसमें, रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदलना। और ये जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें चेंज होती है भाई, स्टार्च के रूप में। बेटा जी ध्यान रखना, ये किसमें चेंज होगी, स्टार्च के रूप में चेंज होगी। और पादप इसी स्टार्च का उपयोग किसके रूप में करते हैं, ऊर्जा के फॉर्मेशन के अंदर करते हैं। इनको एनर्जी मिलती है यहीं से। हमने पहला टॉपिक लिया था न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूं। अरे क्या हो गया यार इसको, 1 मिनट। देखो अपने पास में एक प्लांट है, इस प्लांट की ये रूट है, बार बार मैं आपको ये रिपीट करवा रहा हूं। रूट के अंदर होते हैं खनिज तत्व। क्या होते हैं, खनिज तत्व। और ये प्लांट का स्टेम है, यानी कि क्या है आपके पास में, तना। अब इस प्लांट के अंदर ब्रांचेस लगी हुई है, शाखाएं लगी हुई है, और इन शाखाओं के ऊपर आपकी पत्तियां लगी हुई है। अब ये पत्तियां बेटा थोड़ा सा बना लेना, अब डायग्राम में देख लेना ये पत्तियां। अब ये पत्तियां कौन सी एनर्जी को ग्रहण करती है, सोलर एनर्जी को। पत्तियां नहीं करेगी, पत्तियों का जो मध्योतक है, यानी कि एक पत्ती है, इस पत्ती के अंदर ये जो फॉर्मेशन है आपके अंदर कि यहाँ ये इनका जो मध्य सिरा है, मध्य सिरा जिसको मध्योतक के नाम से जानते हैं, इन मध्योतक के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। कौन प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल किसको ग्रहण करेगा, सूर्य की ऊर्जा को। ग्रहण करने के बाद में ये जो सौर ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। फिर ये किसमें चेंज होगी, स्टार्च के रूप में। इसी स्टार्च का उपयोग पादप किसके रूप में करते हैं, ऊर्जा के रूप में। और यहां से किसको बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोस्पेक्ट क्या होगा कि व्हेन प्लांट आर अब्सॉर्ब द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट द बायोकेमिकल रिएक्शन एंड produce the starch and that plant are create the energy like a starch। यानी कि इनके अंदर जो प्लांट के अंदर जो एनर्जी आएगी वो किसके रूप में आएगी, आपके स्टार्च के रूप में मिलेगी। ये फोटोसिंथेसिस की आपको थोड़ी सी प्रोस्पेक्ट याद रखनी है कि होता क्या फंक्शन। नेक्स्ट, ये सारी प्रोसीजर अपने को पढ़नी है। अब अपने पास में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की है। पहली है आपके पास में कौन सी, प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। देखो प्रकाशिक अभिक्रिया,
इसके नाम से इसका अर्थ निकलता है कि भाई ये आपके किसकी उपस्थिति में कंप्लीट होगी, लाइट, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश या हील अभिक्रिया कहते हैं। पहली चीज, इसको हील अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है या इसको प्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कई प्रकार की क्रियाएं संपन्न होगी, विभिन्न प्रकार का प्रोस्पेक्ट होगा जिसके द्वारा यह प्रोस्पेक्ट खत्म होने वाली है। प्रकाश का अवशोषण एवं पर्णहरित का क्या होना, उत्तेजित होना। अब देखो अपने पास में फंक्शन क्या होगा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए अपने पास में कि प्रकाश का अवशोषण, कहने का मतलब ये मेरे पास में एक सेंटर है, यहां सेंटर, यहां पर सूर्य है, यहां से कौन आ रहा है, प्रकाश, लाइट आ रही है। इसको एंटीना अणु कहते हैं। कौन से अणु बोला जाता है, एंटीना अणु। एंटीना अणु या जिसको अभिकेंद्रण के नाम से भी जाना जाता है। यहां से किसको ग्रहण कर रहा है, लाइट को, किसको, लाइट को। अब प्रकाश का अवशोषण एवं पर्णहरित का क्या होना, उत्तेजित होना। पर्णहरित कौन है, जो सेंटर में पर्ण मध्योतक के अंदर जो मौजूद था उसी को हम किस नाम से जानते हैं, पर्णहरित। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों से ऊर्जा के क्वांटम को अवशोषित कर पर्णहरित का अणु कुछ समय के लिए क्या हो जाता, उत्तेजित हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश कि ये जो ऊर्जा है वो किसके रूप में आएगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय आपके तरंगों के रूप में आएगी। किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आएगी। आने के बाद में क्या होगा कि ऊर्जा की क्वांटम ये किसके रूप में आएगी, विद्युत चुंबकीय, आपके ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा के क्वांटम के रूप में पर्णहरित पर आएगी। अब आने के बाद में जैसे ही होगा कि अपने पास में कि यहां जो आपके पास में प्रोस्पेक्ट मौजूद रहेगा, इसको क्या हो गया, ये यहां मौजूद कौन है, एंटीना अणु में इलेक्ट्रॉन। यहां आते ही वहां से किसका निष्कासन प्रारंभ हो जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन। यहां से कौन निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका। सेकंड, जल का प्रकाशिक अपघटन एवं O2 का निष्कासन। अब देखो पर्णहरित द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन, कहने का मतलब पर्णहरित किसको ग्रहण कर रहा है, अवशोषित ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को लिया, उसका उपयोग वो किसके रूप में करेगा, जल के अपघटन के लिए, जल के अपघटन में करेगा, जिससे वहां कौन निष्कासित हो जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। इस अभिक्रिया में आपके भाग कौन कौन लेते हैं, Mn और Cl आयन, क्लोरीन आयन क्या लेंगे, भाग लेंगे, जहां से आपके ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी। और ऑक्सीजन बाहर निकलने के अलावा यहां पर होगा क्या कि आपको एक प्रकार की प्राकाशिक अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। पहला, एनर्जी को ग्रहण किया विद्युत चुंबकीय तरंग या ऊर्जा के क्वांटम के रूप में, वहां से फ्री कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो दूसरी प्रोस्पेक्ट क्या स्टार्ट हो जाएगी कि भाई यहां जो जल है, जल को कौन से आयन, Mn प्लस और Cl आयन अपघटित कर देंगे और वहां से कौन बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन वहां से बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद में आगे तीसरी प्रोस्पेक्ट इसके अंदर स्टार्ट होगी, NADPH प्लस आयन, यानी कि NADPH एक प्रकार की ऊर्जा के ग्राही है। किसके ग्राही होते हैं, आपके ऊर्जा के ग्राही हैं। और ये एक प्रकार के हाइड्रोजन आयन है, इनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। NADPH प्लस आयन का क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन का यहाँ पर तो क्या हो गया, निर्माण हो गया। वैसे दिया हुआ नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। फोर्थ प्रोस्पेक्ट क्या होगा कि यहां से सूर्य की एनर्जी सोलर एनर्जी के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एंटीना अणु पर आई। आने के बाद में यहाँ से कौन मुक्त होता भाई, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त होता तो यहाँ से एक प्रोसीजर इसके साथ में एक और भी चल रही थी। कौन सी प्रोसीजर चल रही थी, ऑक्सीजन मुक्त हो रही थी। अब यहाँ चौथी प्रोसीजर में क्या होगा, देखो तीसरी में क्या हो रहा है, NADPH
NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन का भी क्या हो रहा, निर्माण हो रहा। ये आपके ऊर्जा के ग्राह्य, इस कंडीशन के अंदर आपके किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन आयन का निर्माण होगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राहियों में जाएगा, किस में जाएगा, ग्राहियों में जाता है, और ग्राहियों में जाएगा तो ग्राहियों में जाने के बाद में ये करेगा क्या कि जितनी भी इसकी ग्राह्य हैं वो ग्राह्य क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर भेजती रहेगी कि भाई आगे जाकर अपना काम कंप्लीट करो। कौन सा काम करना है इसको, कि आपको किसको प्रोड्यूस करवाना, स्टोर्स को प्रोड्यूस करवाना, कि स्टोर्स प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। तो ये विभिन्न ग्राहियों से होता हुआ कहां पर पहुंच जाएगा, आगे आता 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 वापस से किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंटीना अणु के अंदर आ जाता है। और इस कंडीशन के दौरान यहां बीच में एक अभिक्रिया होगी जिसको हम बोलते हैं फास्फोरिलीकरण। कौन सी अभिक्रिया होगी, फास्फोरिलीकरण। एक चक्र आएगा और इसी फास्फोरिलीकरण के अंदर होगा क्या कि जो यहां ग्राहियों के अंदर ADP होगा वो ADP किस में चेंज हो जाएगा, आपके ATP के अंदर चेंज हो जाएगा। और ये ATP किसके रूप में चेंज हो जाएगी, स्टोर्स के रूप में चेंज हो जाती है। और जैसे ही स्टोर्स के रूप में चेंज होगी यहां से फ्री कौन हो जाएगा, आपके स्टोर्स फ्री होगा। और उसके बाद में ये वापस से इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, एंटीना अणु के अंदर आ जाएगा। फिर इसके अंदर अपने पांचवा चरण आता लाल पतन एवं इमर्सन प्रभाव। देखो लाल पतन क्या होता है, प्रकाश की अभिक्रिया तरंग दैर्ध्य में प्रकाश की दर मापने के लिए इमर्सन ने कुछ मत प्रस्तावित किए थे। प्रकाश संश्लेषण में लाल किरणें, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर कौन सी, लाल किरणों का प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कर जाती है, घट जाती है। इनको थोड़ा याद रखना कि लाल तरंग दैर्ध्य वाली किरणें प्रस्तुत करोगे तो फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो दर माइनस होगी, यानी कि क्या करने वाली, घटेगी। दर में कमी प्रकाश संश्लेषण के वर्णक्रम में लाल क्षेत्र से संबंधित होती है। कहने का मतलब ये एरिया भी कौन सा होगा, लाल, और लाल क्षेत्र है इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, लाल पतन के नाम से जानते हैं। लाल पतन क्यों बोल रहे हैं कि भाई लाल क्षेत्र के अंदर एनर्जी कम हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की दर घट रही है, तो इसको हम बोलेंगे लाल पतन। अपने मत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उच्च तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र, आपके उच्च तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र के 3 निम्न तरंग दैर्ध्य वाले तरंगों को आपस में उपयोग किया और प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों में, देखो पहली चीज तो इन्होंने कंबाइंड रूप में की। देखो पहले इन्होंने लाल क्षेत्र में भी डाली, फिर इन्होंने बैंगनी क्षेत्र में भी डाली। दोनों में इन्होंने देखा कि एक में तो घट रही थी, किसमें, और एक में क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं दोनों को मिला के देखता हूं। तो दोनों को इन्होंने प्राप्त किया। तो प्राप्त करने के बाद में अधिक भी, और इसको अमर्स आपके वापस देखो रिपीट करो इसको, इसीलिए इसको लाल पतन कहते हैं। अपने मत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने उच्च तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के साथ निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की किरणों का उपयोग किया और पाया कि प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों में प्राप्त अलग अलग दरों के योग से भी अधिक हो रही है। अब इस चीज का देखो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्चुअल में ये डेफिनेशन बोल क्या रही है। कि हमारे पास में एक क्षेत्र है लाल और एक क्षेत्र है अपने पास में बैंगनी। कौन सा क्षेत्र है, बैंगनी। लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही थी, यहां पर भी मान लेते हैं हम बैंगनी के अंदर भी क्या हो रही थी, घटी। फिर इन्होंने क्या किया, दोनों को साथ में लेकर, यानी कि लाल क्षेत्र के अंदर और इन दोनों को इन्होंने कंबाइंड किया। तो कंबाइंड के अंदर उन्होंने क्या पाया कि भाई जो हमारे पास में उपयोग में लिया और प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों में प्राप्त अलग अलग दरों के योग से भी क्या हो रही थी, अलग हो रही। कहने का मतलब हो गया कि यहां इसका घटने का जो योग है इससे भी अधिक, और यहां जो घटने आपकी दर है किसकी, बढ़ने की, इससे भी क्या हो रही, अधिक। अरे मेरे भाई
ये जहां आपके पास में दर घट रही थी, किसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण की दर यहाँ घट रही थी, दूसरे के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी। अब इन दोनों में इन्होंने वापस चेक करके देखा, हम दोनों को शामिल करेंगे, तो इन्होंने देखा कि जो दर यहाँ थी उससे भी ऊपर जा रही थी, जो यहाँ दर थी उससे भी क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। फिर इन्होंने इसी प्रभाव को नाम क्या दिया, इमर्सन वृद्धि कारक प्रभाव, कि भाई दोनों को हम साथ में कंबाइंड में ले रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या, जो आपकी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोस्पेक्ट है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, अपने प्रयोगों से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कम से कम 2 वर्णक समूह पाए जाते हैं, एक वो जो उच्च तरंग दैर्ध्य वाला अवशोषण करता हो और एक जो किसको, निम्न तरंग दैर्ध्य वाले को अवशोषण करता हो। कहने का मतलब हो गया, एक पार्टिकल ज्यादा होगा, एक पार्टिकल क्या होगा, कम होगा। यदि दोनों है तो ज्यादा हो गया तो नीचे वाला खींच लेगा, कम होगा तो ऊपर वाला उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसलिए दोनों का होना जरूरी है। और इसी आधार पर इन्होंने पीएस फर्स्ट नाम दिया और दूसरे का इन्होंने कौन सा नाम दे दिया, पीएस सेकेंड, यानी कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट और दूसरा कौन सा आ जाएगा, प्रकाश तंत्र सेकेंड। नेक्स्ट, अब अपने पास में अगला इसका पार्टिकल है कौन सा, पीएस फर्स्ट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पीएस फर्स्ट क्या होता है, पर्णहरित के विभिन्न अणु, जैसे अणुओं का नाम क्लोरोफिल, उसके बाद में कौन सा है, आपके 50 क्लोरोफिल, 660 क्लोरोफिल, 670 क्लोरोफिल, 680। अब ये जो आपके पास में फंक्शन है कौन सा, ये वाले। अब उसके बाद में इसके अलावा इसके अंदर देखो कैरोटीनाइड्स भी रहेंगे, प्लास्टोक्विनोन भी रहते हैं, साइटोक्रोम भी रहते हैं, B6 भी रहता है, साइटोक्रोम F भी पाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, एक वर्णक के रूप में काम करेंगे। प्रकाश तंत्र में भी क्या पाया जाता है, एंटीना अणु, जो मैं आपको स्टार से बता रहा हूं कि सेंटर के अंदर देखिए ये भाई आपका एक एंटीना अणु है जो किसको धारण करेगा, इलेक्ट्रॉन को धारण करेगा। और ये सेंटर यदि पीएस फर्स्ट है, कौन सा है, पीएस फर्स्ट है, तो यहां पर क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट रहेगा, जो आपके 80, कौन सा होगा, 680 प्रकार का। अब आगे क्या बोल रहा है कि इस प्रकार के तंत्र में भी एंटीना अणु हो गए 680 स्पेक्ट्रम के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। जैसी ऊर्जा अवशोषित होती है वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। वही प्रोसीजर कि यहां से जैसे ही इसको अवशोषित किया जाएगा, किसको, एनर्जी को, यहां से मुक्त कौन हो रहा, आपके इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा, इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हो जाता है। और इस तंत्र की अभिक्रिया में केंद्र कैसा होगा, 680 जो सबसे बड़ा प्रकार का है। उसके बाद में कम तरंग दैर्ध्य वाला, जो कि क्या होता है, कम, इसमें देखो तरंग दैर्ध्य ज्यादा नहीं है, कौन सा, करम, आपके तरंग दैर्ध्य क्या है, आपके कम है, और ये पीएस सेकंड के अंदर काम में आएगा। अब हमारे पास में ये चक्र हरित लवक के किस में पाया जाता, ग्रेना पटलिका के अंदर पाया जाता। इसका जो उपयोग है ये भी थियोरेटिकल है, इसको आप बेटा एक बार रीड डाउन कर लेना कि ये बोल क्या रहा है। अब देखो अपने पास में क्या है, पीएस फर्स्ट की जो क्या है, क्रियाविधि है, अपन लेते हैं किसको, पीएस फर्स्ट की जो अपने पास में है क्या, क्रियाविधि। अपने पास में पहले प्रोस्पेक्ट थी पीएस, अब इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं। अरे यार पीएस सेकंड था ना, एक मिनट, पीएस फर्स्ट के पर्ण हरित टकराते हैं, ये भी नहीं है, आपके ये पीएस सेकंड है। वन सेकेंड, थोड़ा सा डिजिटल प्रॉब्लम्स आ रही है। पीएस फर्स्ट के अंदर देखो, हम इसी से खैर पीएस सेकंड अभी निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप देखो, हमें ये पट पीएस, इसकी सेंटर में क्या था, इलेक्ट्रॉन, ये सेंटर आपके पास में क्या है, एंटीना अणु, क्या है, एंटीना अणु, कौन सा अणु, एंटीना अणु।
अब यहाँ पर पीएस फर्स्ट के अंदर हमने कौन सा ये सेंटर लिया था, क्लोरोफिल कौन सा था, 680 था या नहीं था। अब यहाँ से किसको ग्रहण किया गया, सूर्य के प्रकाश को। यहाँ से आपके पास में इस सेक्टर के रूप में यहाँ से क्या आ रही है, ऊर्जा आ रही है। जैसे ही यहाँ सौर ऊर्जा आ रही है, यहाँ से कौन मुक्त हो रहा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा। कौन चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होने के बाद में वही प्रोसीजर है किसके अंदर, आपके पीए सेकंड के अंदर। आपके पीए सेकंड का मतलब हो गया कि हम इसको बोलेंगे क्या, चक्रीय। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आता है, अब आगे की ओर जा रहा कौन, इलेक्ट्रॉन, किस में जाएगा, ये आपके ग्राहियों में जाएगा। किस में जाएगा, ग्राहियों में जाएगा। अब ये इसकी ग्राहियां कौन कौन सी होगी, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके आपको बता रहा हूं बेटा। आपके पास में इसकी ग्राहियों के नाम, ये आपकी ग्राहियां होगी, इसमें आपकी ग्राही होगी, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से किस में जाएगा, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन के बाद में प्लास्टोक्यूनिन, उसके बाद में साइटोक्रोम B6, उसके बाद में साइटोक्रोम से होता हुआ किस में पहुंचेगा, प्लास्टोकाइनिन के द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाएगा। अब ये प्लास्टोकाइनिन से अब ये वापस किस में प्रवेश कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पीएच फर्स्ट में प्रवेश कर जाता, उसके द्वारा ये वापस इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कर देता, पूरा कर देता। कहने का मतलब ये हो गया, वहां से यदि समझ में नहीं आया तो वापस में एक बार यहाँ बना रहा हूँ। यह सेंटर है, इस सेंटर को मैंने बोला एंटीना अणु। कौन से अणु है आपके पास में, एंटीना अणु है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी ग्राही में जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के बाद में अगली ग्राही कौन सी होती है, फास्ट आपके फास्टोक्यूनोन। फास्टोक्यूनोन के बाद में साइटोक्रोम B6, उसके बाद में साइटोक्रोम F से होता हुआ है किसमें, प्लास्टोसाइनिन के द्वारा किसमें क्या किया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा लास्ट इसकी। अब ये प्लास्टोसाइनिन में मुक्त इलेक्ट्रॉन वापस किस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ मैंने इन सभी ग्राहियों के क्या दे दिए आपको, नाम। ये ग्राहियों के क्या है, नाम। और ग्राहियों से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन से चक्र में जाएगा, पीएस फर्स्ट चक्र में जाएगा। कौन से चक्र में जाएगा, पीएस फर्स्ट चक्र में प्रवेश कर जाता है। और वहां पर पीएस फर्स्ट के अंदर जाकर किसकी कमी को पूर्ण कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कर देता, पूर्ण कर देता। अब देखो जब ये ग्राहियों से गुजरता है उसी समय इसका क्या होता है, फास्फोरिलीकरण। क्या होगा, फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण का मतलब हो गया एडीपी का चेंज होना किसमें, एटीपी के अंदर, यानी कि एडीपी चेंज इन एटीपी, यानी कि एनर्जी इनको यहाँ से मिल जाती है। और एनर्जी मिलने के बाद ये वापस किस में जाएगा, पीएस फर्स्ट। पीएस फर्स्ट के बाद में ये वापस क्या कर लेगा, रिपीट करता जाता है। उसके बाद में अपने पास में वापस कौन से चक्र को ले रहे हैं हम, फर्स्ट को ही ले रहे हैं, पीएस फर्स्ट। अब देखिए अपने पास में पीएस फर्स्ट के अंदर क्या है, वहां 680 था, तो यहाँ आपके पास में ये कौन सा आएगा, 70। यानी कि यहाँ पर जो एंटीना अणु है, उस एंटीना अणु के अंदर जो आपके पास में क्या मिलने वाला, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ये सेंटर है, एंटीना अणु मौजूद है इसके अंदर। यहाँ आपके क्लोरोफिल कौन सा मौजूद है, या P700 मौजूद है। 700 से यहाँ कौन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कौन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इसके बाद में कैरोटेनॉइड्स भी उपस्थित होते हैं। ये एक प्रोस्पेक्ट है जो आपको पहले मैंने बता दी है। जब फोटोन पर्णहरित से टकराता है उसके बाद में अवशोषण करता अपने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है, जिससे पर्णहरित ऑक्सीजन अवस्था में पीएस में मुक्त होता हुआ ये आगे ये एक प्रोसीजर करता है, कौन सा, NADP से NADPH बनाता है। एक सिंपल प्रोस्पेक्ट है जो हमने पहले पढ़ ली है। अब यहाँ अपने पास में ये रही पीएस सेक। देखो मैं इसकी आपको बता देता हूँ यहीं से कि हमारे पास में ये सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर को मैंने नाम दे दिया क्या, एंटीना अणु। कौन से अणु है, एंटीना अणु। हम कौन सा चक्र पढ़ रहे हैं, पीएस फर्स्ट।
यानी कि आपका चक्र है PS फर्स्ट। अब जो PS फर्स्ट है उसके अंदर क्या है कि यहाँ से सूर्य है, यहाँ से इनको किसको ग्रहण किया जा रहा है, एनर्जी को। एनर्जी को ग्रहण करने के बाद में यहाँ से मुक्त कौन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है बेटा अपने यहाँ से। यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। अब इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के बाद में एक प्रोसीजर ये और आएगी कि भाई पहले तो यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगी, जो हमने दूसरी प्रोस्पेक्ट क्या बनी कि जल अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन बनती है। फिर तीसरी प्रोसीजर क्या आएगी, NADH प्लस H अणुओं का क्या होगा, निर्माण होगा। इनका निर्माण होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, आपके ग्राहियों में। किस में जाएगा, ग्राहियों में जाता। वो ग्राही कौन सी, साइटोक्रोम B6 हो सकती है, फाइटोक्रोम हो सकती है, प्लास्टोसाइनिन हो सकती है। उन ग्राहियों के अंदर जाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे और इस ग्राहियों के से गुजरेगा, तभी यहाँ पर इसका क्या होने वाला, फास्फोरिलीकरण। क्या होगा, फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण का मतलब हो गया यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, यानी कि ADP के रूप में होती है, वो ADP किस में चेंज हो जाएगा, ATP। और ये भाई ATP यहाँ से किस में बदल जाएगा, स्टोर्स के रूप में बदल जाता है। और अपने को यहाँ से क्या चाहिए था, स्टोर्स चाहिए, और ये स्टोर्स बना दिया। और यहाँ से कौन मुक्त हो जाएगी, CO2 मुक्त हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, स्टोर्स भी मुक्त हो जाता है। और यहाँ आपके ये अणु वापस कभी भी यहाँ नहीं पहुँचता, कौन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कभी भी वापस नहीं पहुँचता। यहाँ पर क्या बन गया, स्टोर्स बन गया। अब PS सेकेंड के अंदर होता क्या है कि PS सेकेंड के अंदर यहाँ से निकला, ग्राहियों में आया, ग्राही में आने के बाद में वापस से वो किस में प्रवेश करेगा, PS फर्स्ट के अंदर ही। जैसे देखो मैं इसका आपको PS फर्स्ट बताता हूं। यहाँ PS सेकेंड में क्या होता है, PS जो सेकेंड है इसमें होगा क्या कि वही प्रोस्पेक्ट, सौर ऊर्जा आ रही है किसके पास में, सेंटर के पास में। ये सेंटर कौन सा, P680। कितना, P680, जिसको हम एंटीना अणु भी कहते हैं। ये जो सेंटर है ये कौन सा, आपके एंटीना अणु। यहाँ कौन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, कहाँ पर आया, इधर। यहाँ ये प्रोस्पेक्ट कौन सी करेगा आपके कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन मुक्त होगी, उसके बाद में कौन बनेंगे, NADPH प्लस H आयन। और ये NADPH के बाद में यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, ग्राहियों में। किस में आएगा, ग्राहियों में। और ये ग्राहियाँ कौन कौन सी हो सकती है, आपके प्लास्टोसाइनिन हो सकती है, आपके प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्यूनिन हो सकती है, फिर साइटोक्रोम हो सकती है। ये हो गया साइटोक्रोम। साइटोक्रोम के बाद में साइटोक्रोम B6 हो सकती है। इनमें आया, इनमें आने के बाद में इलेक्ट्रॉन इन ग्राहियों में जब होगा, उसी कंडीशन के दौरान इसका क्या होगा, फास्फोरिलीकरण होगा। फास्फोरिलीकरण होगा। फास्फोरिलीकरण के दौरान इनमें चेंजअप क्या होगा, ऊर्जा जो NADP के अंदर थी वो किस में चेंज हो जाएगी, ATP में चेंज हो जाएगी। और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, स्टोर्स तो बाहर निकल जाएगा, परंतु होगा क्या, यहाँ CO2 भी आपके मुक्त हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ वापस कौन से चक्र के अंदर प्रवेश करेगा भाई, जो PS फर्स्ट चक्र है, उस फर्स्ट चक्र के अंदर क्या कर जाता, प्रवेश कर जाता है। और वहां से होता हुआ वो प्रोस्पेक्ट चलाता रहता है। ये आपका कौन सा चक्र है, PS सेकेंड है। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है, वापस मैं इसको रिपीट करवा रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर याद रखना कि
प्लांटों के द्वारा सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना और उसका उपयोग किसके रूप में, स्टोरेज के रूप में करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो अभिक्रियाएं होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर हमने पढ़ लिया कि एक वर्ड कॉमन चीज याद रखना, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करेंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर आएंगे, एंटीना अणु जो सेंटर होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबसे पहली प्रोसीजर कि हमारे पास में ये थी कि इलेक्ट्रॉन पर्णहरित उत्तेजित होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर जल का अपघटन होगा और आपके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन, फिर आपके ऊर्जा के स्रोत बनेंगे NADPH प्लस S। फिर चौथी प्रक्रिया आएगी कौन सी, फास्फोरिलीकरण, और पांचवी क्या, ग्राहियों से गुजरना, और छठा वापस प्रवेश। अब यहाँ मेरे पास में थोड़ा सा मैं एंड में चलता हूं, एक मिनट आपको लास्ट में इसकी एक कोई खाली पेज, चलो हम फर्स्ट के अंदर भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ जो एक स्थिति है, ये स्थिति कैसे आ सकती है। चरण आपको आगे तो सारी प्रोस्पेक्ट आपको आ जाएगी, नहीं तो भले आप कितना भी इस चीज को रटोगे तो ये नहीं आएगी। यदि आपको एक छोटी सी ट्रिक आती है तो सिर्फ बाद में तो ग्राही सेट करनी है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वही अपने पास में क्या था, किसका, पर्णहरित का उत्तेजित होना। पर्णहरित क्या होगा, उत्तेजित होगा, पर्णहरित का उत्तेजित होना। सेकंड क्या आएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। किसका निष्कासन, ऑक्सीजन का आपके निष्कासन। तीसरा अपने पास में था NADPH प्लस H, NADPH प्लस आयन का क्या करना, निर्माण। चौथी क्रिया फास्फोरिलीकरण, क्या, फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण कब होगा, जब ग्राहियों में क्या होगा, प्रवेश, ग्राहियों में प्रवेश होगा, तभी क्या होगी, फास्फोरिलीकरण की प्रोस्पेक्ट होगी। अब वो वही प्रोसीजर कि हमेशा सेंटर में आपको किसको रखना, इलेक्ट्रॉन को। आगे चीज समझ में, ये जो अभी केंद्र है इसको बोला जाता है एंटीना अणु। मैं अभी देखो यहाँ नाम किसी का नहीं लिख रहा हूँ, ना PS फर्स्ट ना PS सेकंड। यहाँ से मेरे पास में क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। कौन सी आ रही है, विद्युत चुंबकीय तरंग या क्वांटम की ऊर्जा के रूप में यहाँ आ रही है। जैसे यहाँ से आया तो सेंटर के अंदर पर्णहरित यहाँ से क्या होगा, उत्तेजित होगा। उत्तेजित होने के बाद में यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। पहला प्रोस्पेक्ट कंप्लीट। सेकंड O2 का निष्कासन। अब यहाँ इस कंडीशन के दौरान मुक्त होने के बाद में O2 का भी क्या हो जाएगा, निष्कासन। उसके बाद में तीसरी प्रोस्पेक्ट अपने पास में क्या होगी, इसके बाद में NADP या H साथ में लिखो या अलग लिखो, NADPH अणुओं का क्या होगा, निर्माण। हाइड्रोजन और NADPH अणुओं का निर्माण होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ग्राहियों में। किस में जाएगा, ग्राहियों में। वो ग्राहियां मैं आपको बता चुका हूं, आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी। अब उन ग्राहियों में प्रवेश करेगा, तब यहां पर कौन सी क्रिया होगी, फास्फोरिलीकरण। किसकी होगी, फास्फोरिलीकरण की होगी, यानी कि ADP का चेंज होना किसमें, ATP में। जब ये ATP में चेंज होगा तो ऊर्जा बन जाएगी। कौन से सेक्टर के रूप में बनेगी, स्टोरेज के रूप में। और बाकी ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन वापस जा भी, और हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस नहीं भी जाता। दोनों हम PS फर्स्ट और सेकंड में पता चल गया। अब बेटा अपने पास में ये पहला प्रोस्पेक्ट होता PS फर्स्ट का। अब PS फर्स्ट और PS सेकंड किसके अंदर, प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर। ये सारी प्रोस्पेक्ट किस में हो रही है, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर। फिर अपने अंदर आएगा कि भाई प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर क्या होता है, वो अपना आएगा अप्रकाशिक। आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर मात्र देखो अप्रकाशिक अभिक्रिया, C3 चक्र और C4। आपकी कल इनका जो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन खत्म कर दूंगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी की जो बुक है, उस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में हम कब डिस्कस करेंगे, 20 तक या 20
कि आपके 20 तारीख के एंड तक आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चन हैं उनका भी वीडियो आपके पास में आ जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। ये जो सारे क्वेश्चन भेजे उनको रीड आउट करो। यदि नोट्स नहीं मिल रहे हैं बेटा तो मुझे ये मैडम के द्वारा इन्फॉर्म करवा दो ताकि आपके पास में इनके क्या आ जाए, नोट्स आ जाए। गुड लक।